नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सरान शरी। हमारे चैनल नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिटी के लेक्चर यहाँ पे शुरुआत कर चुके हैं और पॉलिटी क्लास 1 में मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रोविजन है, कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमने बोरो करी हैं बाहर के देशों से और हमारे संविधान में उसको इंसर्ट किया है। ठीक है ना। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल सकता है और बाकी नीचे एक पट्टी चल रही होगी, है ना, तो वहाँ पे भी लिखा होगा। साथ ही में कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया जाएगा। डायरेक्ट आप फाइल को खोलिए और उसको डाउनलोड करिए और रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर की भी एक सीरीज शुरू कर चुका हूँ। ऑलरेडी 6 क्लासेस आ चुकी हैं और स्टैटिक जीके की भी हर 2 से 3 दिन में मैं एक क्लास डालता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी बच्चे एनडीए, सीडीएस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ध्यान रखें बेटा, ठीक है ना। एक बार मोबाइल साइलेंट कर लिया जाए, पता चले बीच में बच जाए तो डिस्टरबेंस हो जाता है ना। तो बिना कोई देर करते हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से संविधान के सोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमने इन चीज़ों को क्या किया है बेटा, बोरो किया है। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला सोर्स है हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से हमने वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बोरो करी हैं। तो ध्यान रखें, सबसे पहली चीज आती है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल। ध्यान रखो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है बेटा? प्रियम्बल एक प्रकार का आप कह सकते हो ओवरव्यू है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ओवरव्यू मतलब कि जिन लोगों ने हमारे संविधान को बनाया था, द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, उनका उस दौरान पे उस संविधान को बनाते टाइम क्या एम रहा होगा, क्या विजन रहा होगा, किस सोच को लेकर वो चल रहे थे संविधान बनाते टाइम, तो वो सारी चीजें प्रियम्बल में लिखी हुई हैं। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल, ध्यान रखो, प्रियम्बल के अंदर की लिखी हुई चीजें हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो नहीं किया है। हमने क्या बोरो किया है? हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल बोरो किया है। हमारे संविधान में भी प्रियम्बल नामक एक चीज होनी चाहिए, वो हमने बोरो किया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो प्रियम्बल है बेटा, मैं यहाँ पे अगली स्लाइड में लिख दे रहा हूं कि ये जो प्रियम्बल है बेटा, प्रियम्बल इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो प्रियम्बल इंट्रोड्यूस किया गया है 13th ऑफ दिसंबर 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और कहां पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा? तो ये ध्यान रखो, प्रियम्बल इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता होगा। एक कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक अलग से मैं लेक्चर लेकर आऊंगा इसके लिए, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ध्यान रखें बेटा, पंडित नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया? तो अडॉप्ट करने की डेट है बेटा 22 ऑफ जनवरी 1947। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस कब किया गया? 13th ऑफ दिसंबर 1946 को किया गया। प्रियम्बल को अडॉप्ट कब किया गया? 22 ऑफ जनवरी 1947 को किया गया। प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किसने किया बेटा? पंडित नेहरू ने किया। और किस नाम से किया था? प्रियम्बल के नाम से नहीं किया था बेटा, बल्कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा। ठीक है ना। अच्छा, कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा? तो ध्यान रखना बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा देख लेते हैं मौलिक अधिकार। जो हमारे संविधान है, आज के समय में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं बेटा। तो 6 के 6 मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट जो है हमने कहां से बोरो किया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अगर मेरा आपने पहला लेक्चर देख रखा है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आप देख सकते हो मैंने डिटेल में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर रखा है फंडामेंटल राइट के बारे में, कुछ जुड़ी हुई उससे जानकारियां। ठीक है ना। अलग से वैसे मैं एक टॉपिक लेकर आऊंगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसको हम अलग से एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किस अनुच्छेद के बीच में लिखे हुए हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 32 के बीच में लिखा हुआ है। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर आ रहा होगा, आवाज भी मेरी क्लियर आ रही होगी। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, आवाज क्लियर है ना? एक बार चेक कर लें। हाँ, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं बेटा
कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से 32 है, और कहां से बोरो किया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तीसरी चीज हम लोग देख लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है जो लोग इलेक्शंस में वोट डालते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है, इसका इलेक्टर्स की बात करी जा रही है। जो लोग इलेक्शन में वोट डालते हैं उनको हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन वोट डालेगा, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन वोट डालेगा, तो इस प्रकार की चीजें हमने कहां से बोरो करी हैं बेटा? अमेरिका के संविधान से बोरो करी हैं। अगला देख लेते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में बता भी रखा है, फर्स्ट क्लास में, कि थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पे ध्यान रखो बेटा, थ्री ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं आपको मालूम भी होगा जिसने पढ़ रखी है पॉलिटी। सबसे पहली ब्रांच होती है बेटा लेजिस्लेचर, ठीक है ना। सेकंड ब्रांच होती है बेटा एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा बेटा थर्ड ब्रांच होती है जुडिशरी। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा? हमने हमारी जुडिशरी को क्या रखा हुआ है? इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। तो हमने हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। किससे अलग रखा है? लेजिस्लेचर से अलग रखा है और एग्जीक्यूटिव से अलग रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इस एग्जीक्यूटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा किसी भी जज के ऊपर दबाव ना बनाया जा सके किसी भी जजमेंट को लेकर, इसी वजह से हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू में क्या लिखा हुआ है बेटा? जुडिशियल रिव्यू वैसे तो मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता भी रखा है, लेकिन इसके मायने क्या होते हैं? जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है सीधा साधा कि अगर कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जा रहा है या विधानमंडल के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, जिसे हम विधानमंडल को इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, अगर वो लॉ बनाने के बाद पता चलता है कि वो संविधान असंवैधानिक तरीके से बनाया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से बनाया गया है ना, तो अगर संविधान का उसमें उल्लंघन किया गया है तो क्या कर दिया जाएगा बेटा? जुडिशरी इसको रिव्यू करेगी, दोबारा से जांच पड़ताल करेगी, और अगर पाया गया कि वाकई में संविधान का उल्लंघन हुआ है तो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, या फिर सदन के द्वारा, या फिर विधानमंडल के द्वारा उस लॉ को, बनाए गए लॉ को क्या कर दिया जाएगा? इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा हमारी जुडिशरी के द्वारा, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमारे यहां अनुच्छेद 13 में दे भी रखा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से क्या बोरो किया है। तो अगला है हमारा प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ध्यान रखो बेटा, आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सभी के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका भी हमने कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब यहां पे ये पॉइंट आ ही गया है तो ध्यान रखो बेटा, आर्म्ड फोर्सेस एनडीए और सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक है। क्या है इसमें? मैंने इसमें सभी को एक्सप्लेन कर रखा है, एक स्टैटिक जीके की क्लास पड़ी हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर दिया हुआ मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करिएगा या हमारे चैनल पे चले जाइएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगी ये वीडियो, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या डाल रखा है? उसमें मैंने आर्म्ड फोर्सेस है ना, हमारे तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी हो गई, आर्मी हो गई और फोर्स हो गई, उन सभी के ट्रेनिंग कमांड्स कहां पे हैं, उन सभी के ऑपरेशनल कमांड्स कहां पे हैं, है ना। इन तीनों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा इनके दिवस कब बनाए जाते हैं ये भी मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है ना। तो आ जाइए, हमारा सेकंड सोर्स क्या है बेटा? हमारा सेकंड सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है? तो सबसे पहली चीज जो हमने बोरो करी है वो है बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मैंने डिटेल में पिछली क्लास फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन भी किया है। तो इसको समझ लो कि क्या है बेटा, जो प्रधानमंत्री होता है और जो उसके बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय, थोड़ा सा गलत हो गया, केंद्रीय
मंत्री कहते हैं। तो जो प्रधानमंत्री और उसके केंद्र मंत्री होते हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब लोअर हाउस क्या है बेटा? लोकसभा है। अपर हाउस क्या है बेटा? राज्यसभा है। तो अगर कोई भी असंवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री या उसके केंद्र मंत्रियों के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है तो उनसे सवाल पूछा जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कि आपने ये काम कैसे किया, और उनको उस पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है ना? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं बेटा? सरकार जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है वो किसके लिए होती है? पर्टिकुलरली लोकसभा के लिए होती है। अगली चीज जो हमने ली है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, सिंगल सिटीजनशिप हमारा देश अलाउ करता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहां से बोरो किया है बेटा? ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तीसरी चीज है बेटा द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ मतलब यहां पे क्या है बेटा? लॉ सुप्रीम माना गया है। लॉ सुप्रीम माना गया है। लीडर से ऊपर भी कौन है? लॉ है। सभी के लिए एक समान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो उसका जन्म स्थान कोई भी हो, चाहे वो कितना पैसा कमाता हो, चाहे वो उसकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, फर्क नहीं पड़ता। हर एक भारतीय नागरिक के लिए एक समान कानून है। ठीक है ना? तो इसी को हमने कहां से लिया है? आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं बेटा रिट्स। रिट्स एक सेपरेट लेक्चर आएगा इसके लिए, तो उसको आप चिंता ना करिएगा, है ना, कि रिट्स क्या है। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, लेकिन रिट्स के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा, तो उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि रिट्स होते क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिट जो होते हैं ना बेटा, मैं आपको यहां पे अलग से लिख देता हूं कि रिट जो होता है वो एक प्रकार का बेटा लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और वो लीगल डॉक्यूमेंट जो है बेटा, ये रिट, वो लीगल डॉक्यूमेंट इशू कौन करता है? तो ध्यान रखो बेटा, इशूड बाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा इशू किया जाता है ये रिट। और क्यों इशू किया जाता है? अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या फिर किसी भी व्यक्ति के लीगल राइट का उल्लंघन हो रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, या फिर वो काम कर रहा है लेकिन एक्सेसिव काम कर रहा है, अपने दायरे से बाहर जाते हुए उस काम को कर रहा है, तो इसके लिए रिट इशू किया जा सकता है। मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, ध्यान रखो बेटा, ओवरव्यू में कुछ समझ में ज्यादा खास आएगा नहीं रिट के बारे में आपको, इसके लिए सेपरेट लेक्चर देखते रहो बेटा, है ना, क्योंकि इस सीरीज को फॉलो करोगे तो पॉलिटी अपनी सितंबर से पहले पहले निपटा लोगे और तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सितंबर में ही एनडीए का भी पेपर है, सीडीएस का भी पेपर है और एसएससी का भी पेपर है। तो बहुत बढ़िया मौका है। पॉलिटी की ये जो सीरीज है, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिटी का कोर्स करा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग कवर कर देंगे सारे पॉलिटी के। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो रिट की पावर है बेटा, ये रिट की पावर किस अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 32 में आती है। और हाई कोर्ट के पास यही पावर बेटा कौन से अनुच्छेद में आती है? आर्टिकल 226 में आती है। तो ध्यान रखना बेटा, ऑलरेडी इस आर्टिकल 32 और 226 को पिछली फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगला देख लेते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर। स्पीकर जो होता है बेटा वो क्या होता है? स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ध्यान रखो बेटा, यहां पे लिख दे रहा हूं यहां पे। अच्छा, एक और चीज याद रखना बेटा, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो नोट्स जो है जरूर बनाते हुए चलिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो ये सारी चीजें भूल जाओगे। बार बार लेक्चर नहीं देखना है, आप एक बार देखिए, जितनी भी चीजें मैं आपको अलग से लिखवा रहा हूं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी की जो लिखी हुई पीडीएफ है, ऑलरेडी वो जो लिखा हुआ है इसमें, है ना, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन मैं अलग से जो लिख रहा हूं बेटा वो आपको वहां पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्यों? इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया, उसको नोट करके अपनी कॉपी में जरूर रखिए। ठीक है, स्पीकर जो होता है बेटा, स्पीकर क्या होता है? स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसका होता है बेटा? ध्यान रखो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये लोकसभा का भी होता है, और बेटा एक स्पीकर होता है किसका? एक स्पीकर होता है बेटा विधानसभा का, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कौन होता है बेटा? स्पीकर होता है।
ध्यान रखना बेटा। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग स्पीकर हैं, लेकिन पार्लियामेंट का बेटा एक इकलौता स्पीकर है। तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो है हमारे संविधान में कहां से लिया गया है बेटा, और इसका क्या फंक्शन होगा, ये भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? तो करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा है बेटा ओम बिरला। अच्छा, एक स्टैटिक जीके का और क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? तो ये भी ध्यान रखो बेटा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे जीवी मावलांकर। ठीक है ना, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड इट्स रोल, तो ये हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इसके अलावा बेटा लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर मतलब कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, वो भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और 4 प्रकार के कानून होते हैं बेटा, 4 प्रकार के बिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बेटा ऑर्डिनरी बिल, है ना। सेकंड होता है इसके अलावा बेटा मनी बिल, है ना। इसके अलावा बेटा तीसरा होता है वित्त बिल, है ना। इसके अलावा जिसे हम ध्येय कह सकते हैं, बिल को हम लोग ध्येय कहते हैं, है ना। तीसरा है बेटा फाइनेंशियल बिल। इसके अलावा बेटा चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ध्यान रखो बेटा, एक बिल का भी मैं अलग से लेक्चर आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें बेटा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, आप पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आ पाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरी पॉलिटी आपको आराम से लेकर चलूंगा। कई सारे लेक्चर में हर एक टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, छोटे से छोटा टॉपिक भी करेंगे, बड़े से बड़ा टॉपिक भी करेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में आपको बता दूं बेटा, ऑर्डिनरी बिल के बारे में कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 107 में है। मनी बिल के बारे में अनुच्छेद 110 में है। फाइनेंशियल बिल के बारे में अनुच्छेद 117 में है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में अनुच्छेद 368 में है, ठीक है ना। तो 4 प्रकार के बिल होते हैं। तो ये प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने कहां से लिया है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये लॉ बनाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है बेटा? ये प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है ना। लास्ट देख लेते हैं हमने यहां से क्या लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है। कैबिनेट सिस्टम मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री को असिस्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री को असिस्ट करने के लिए जो उसके केंद्र मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री को असिस्ट करने के लिए जो मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, रेलवे मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, है ना, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री हो गई। तो इस प्रकार से अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उसको असिस्ट करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। और पीएम की ही ये कैबिनेट होती है। तो कैबिनेट सिस्टम को हमने कहां से बोरो किया बेटा? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, तीसरा सोर्स है हमारा, थर्ड सोर्स है बेटा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहली चीज जो हमने बोरो करी है बेटा, वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में इसके बारे में बात करी गई है। और ये हमारे संविधान में अनइनफोर्सेबल हैं। कहने का मतलब इसको लागू नहीं करवाया जा सकता, अनिवार्य नहीं है इसको लागू करना। अगर कोई भी जो राज्य है अगर उन नीतियों को बनाते टाइम इन बातों का ध्यान में नहीं रखता है जो इस डीपीएसपी में दे रखी हैं, तो वो क्या हो सकती है बेटा? उसके लिए कोई भी कोर्ट नहीं जाया जा सकता। जैसे अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दिया जाए, तो वो मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होगा तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि इट इज द डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग द लॉ। कोई भी कानून बनाते टाइम सरकार को किन बातों का ध्यान में रखना है, वो चीजें डीपीएसपी में मेंशन है। लेकिन सरकार अगर उन बातों को ध्यान में नहीं भी रखती है तो उसके लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता, ठीक है ना। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू दी राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है? आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो समझ लो बेटा, राज्यसभा, राज्यसभा की अगर बात हो रही है तो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 250 मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में 250 मेंबर जो होते हैं इसका बाइफर्केशन होता है बेटा। बाइफर्केशन क्या होता है? 238 मेंबर तो बेटा क्या होंगे? ये मेंबर तो बेटा ध्यान रखना इलेक्टेड होंगे। और इसके अलावा जो 12 मेंबर होंगे वो क्या होते हैं बेटा? नॉमिनेटेड होते हैं। ध्यान रखो बेटा,
क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। वो भी नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि जो राष्ट्रपति नॉमिनेशन कर रहा है इन 12 मेंबर्स का, वो किस क्षेत्र से कर रहा है, तो वो 4 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है बेटा कला का क्षेत्र, एक होता है बेटा विज्ञान का क्षेत्र, एक होता है बेटा समाज सेवा का क्षेत्र, सोशल सर्विस जिसे हम कह सकते हैं, और चौथा क्षेत्र होता है बेटा लिटरेचर का क्षेत्र। ठीक है ना। तो इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेट कर सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होगी, जो कि अनुच्छेद 61 में मेंशन भी किया गया है। तो ये भी हमने कहां से लिया है बेटा, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा सोर्स। नेक्स्ट सोर्स के बारे में हम बात करते हैं। अगला सोर्स है बेटा फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या बोरो किए हैं। हमारा जो प्रियम्बल है ना बेटा, ध्यान रखो, मैं यहाँ पे आपको अलग से बता देता हूँ। वैसे तो प्रियम्बल के लिए मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, प्रियम्बल में ना बहुत सारे वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं। जैसे कि कौन सा वर्ड है बेटा, एक होता है सोवरेन। इन सभी के मतलब अभी नहीं बताऊंगा, सेपरेट लेक्चर आएगा तो उसको देख लीजिएगा। सोवरेन है ना। सोवरेन के अलावा बेटा अगला वर्ड है हमारे यहां सोशलिस्ट है। ठीक है ना। सोशलिस्ट के अलावा बेटा सेकुलर एक वर्ड है। सेकुलर के अलावा बेटा डेमोक्रेटिक एक वर्ड है। डेमोक्रेटिक के अलावा बेटा रिपब्लिक एक वर्ड है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं। सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि मैं यहां पे इकट्ठा मेंशन कर देता हूं। जैसे कि बेटा हो गया इक्वालिटी हो गया। ठीक है ना। इक्वालिटी के अलावा बेटा फ्रेटर्निटी हो गया। फ्रेटर्निटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भाईचारा। इसके अलावा बेटा लिबर्टी हो गया, है ना, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं। इसके अलावा बेटा जस्टिस हो गया। ठीक है। इसके अलावा बेटा यूनिटी हो गया। इसके अलावा इंटीग्रिटी हो गया। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो कहां पे मेंशन किए गए हैं, प्रियम्बल में मेंशन किए गए हैं। और हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से इनमें से कौन कौन से वर्ड हैं जो हमारे प्रियम्बल में बोरो किए हैं। तो पहला वर्ड है तो बेटा वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक हमने बोरो किया है। इसके अलावा हमने बेटा लिबर्टी बोरो किया है। इसके अलावा हमने इक्वालिटी बोरो किया है। इसके अलावा हमने फ्रेटर्निटी बोरो किए हैं, है ना। तो ये 4 शब्द हैं जो हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके हमारे प्रियम्बल में मेंशन किए हैं। ठीक है ना। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, रिपब्लिक हो गया, एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। और किस में है ये सारे वर्ड, ये प्रियम्बल में है, ये हमने वहां से बोरो किए हैं। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं अगला सोर्स है हमारा बेटा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है बेटा, तो ध्यान रखो, सबसे पहली चीज है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड को हम कहते हैं बेटा व्यापार, और कॉमर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उद्योग कहते हैं। ध्यान रखो बेटा, क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। ठीक है ना। तो व्यापार और उद्योग की क्या फ्रीडम होनी चाहिए व्यापार करने की, केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकारों के पास। तो वो फ्रीडम भी हमने कहां से बोरो करी है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। अच्छा, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है बेटा, तो ध्यान रखो आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच में व्यापार और उद्योग की स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई है। इसके अलावा बेटा कंकरेंट लिस्ट भी हमने वहां से ही बोरो किया है। क्या होता है बेटा कंकरेंट लिस्ट, तो ध्यान रखो बेटा 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, लिस्ट होती है बेटा 3 प्रकार की। पहली कौन सी होती है, पहली होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट होती है बेटा स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट होती है बेटा कंकरेंट लिस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है ना। तो केंद्र सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, और समवर्ती सूची हो गई। तो यूनियन लिस्ट में जो वो टॉपिक आएंगे, वो टॉपिक्स आएंगे जिनके ऊपर कानून कौन बना सकता है, कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और राज्य सूचियों में वो टॉपिक आएंगे जिसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसके अलावा बेटा समवर्ती सूची में वो टॉपिक आएंगे जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून को बनाएंगे।
ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो बता दीजिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इस केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में आते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए यूनियन लिस्ट का जैसे एक टॉपिक हो गया बेटा क्या, डिफेंस हो गया। इसके अलावा बेटा क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, शेयर मार्केट जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा बेटा क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखो इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई। इसके अलावा मैं सारे नहीं लिखवा रहा हूं, एक्सेट्रा लिख लो, है ना। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो किस में आते हैं, केंद्र सूची के टॉपिक में आते हैं। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं बेटा, स्टेट लिस्ट में आप लिख लो पब्लिक हेल्थ हो गई, है ना, पब्लिक हेल्थ हो गया, पुलिस भी हो गई, है ना। तो ये सब टॉपिक किसके हैं बेटा, राज्य सूची के टॉपिक हैं। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट में आप ले लो तो कंकरेंट लिस्ट में बेटा एजुकेशन आ गया। शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा, वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाएंगी। आई होप आपको ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला देख लेते हैं बेटा, है ना। तो कंकरेंट लिस्ट हमने यहां से बोरो किया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगला हमारा सोर्स है, अगला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। यूएसएसआर से हमने क्या क्या बोरो किया है। तो सबसे पहली चीज जो हमने यूएसएसआर से बोरो करी है वो है बेटा हमारे देश में हमारे हर भारतीय नागरिक के पास होते हैं मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है और पिछली क्लास फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने इसको एक्सप्लेन भी आपको कर रखा है, ठीक है ना। ठीक है, आवाज आ रही है, क्योंकि इससे पहले एक्चुअल में इसलिए मैं बार बार देख रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी जो है मैं 2 बार वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका हूं और बीच में एक बार तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी और पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और इसके अलावा बीच में जब दूसरी बार करी तो वो 33 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड हुई जिसमें 13 मिनट के बाद आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो इस वजह से मेरे को आज बार बार थोड़ा चेक करना पड़ा कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो आ जाओ देख लो, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब भारतीय नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उसके देश के प्रति, है ना। ये उसकी ड्यूटी, हर एक भारतीय नागरिक की क्या ड्यूटी है उसके नेशन के प्रति, उसके देश के प्रति, वो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये हमने कहां से बोरो करी है बेटा, ये सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन भी हमने कहां से बोरो किया है बेटा, प्लानिंग कमीशन हमने बोरो किया है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं यहां पे, वैसे तो प्लानिंग कमीशन के बारे में संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना संविधान में इसके बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और एक और चीज है, प्लानिंग कमीशन जो है बेटा पॉलिटी का टॉपिक नहीं है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। एक मैं इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए एक पंचवर्षीय योजना, है ना, 5 ईयर प्लान का एक टॉपिक लेकर आऊंगा जो एनडीए वालों के लिए और सीडीएस वालों के लिए और एसएससी के लिए, है ना, तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ध्यान रखना बेटा, वो टॉपिक जरूर देख लेना। अच्छा, आ जाओ प्लानिंग कमीशन के बारे में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे ये प्लानिंग कमीशन जो है खत्म हो चुकी है, ये बॉडी को निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और ये प्लानिंग कमीशन आज के टाइम पे क्या कहलाई जाती है, नीति आयोग कहलाई जाती है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, ये नीति आयोग जब बना था तो मोदी सरकार जब आई थी तो प्लानिंग कमीशन को बंद करके मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 में इस नीति आयोग का गठन किया था। अच्छा, इसका चेयरमैन, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है बेटा, तो ध्यान रखो नीति आयोग का चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल में जो जस्टिस एक जो शब्द यूज हुआ है मैंने यहां पे आपको बताया भी था, वो वर्ड कहां गए, अच्छा ये गया। देखिए मैंने आपको बताया था कई सारे वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में हैं, जैसे कि रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये हमने कहां से लिए हैं बेटा, ये हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं, यहां पे आपको उसके नीचे एक वर्ड दिख रहा होगा जस्टिस, है ना, तो न्याय, न्याय जो हमने लिया है ये कहां से लिया है, ये हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। और किस प्रकार की न्याय की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे 3 प्रकार की न्याय की बात हो रही है। सामाजिक रूप से न्याय होना चाहिए, आर्थिक रूप से होना चाहिए और राजनैतिक रूप से न्याय होना चाहिए। तो ये इस प्रकार का जो जस्टिस है हमारे प्रियम्बल में, ये हमने बोरो किया है बेटा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से,
ठीक है ना। अगला सोर्स हमारा देख लेते हैं, अगला सोर्स क्या कह रहा है। अगला सोर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या बोरो करा है। तो सबसे पहली चीज जो हमने वहां से बोरो करी है बेटा, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, है ना। हमारे संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, और हमारे यहाँ संविधान में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमारा संविधान क्या है बेटा, फ्लेक्सिबल है। मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में एक्सप्लेन भी कर रखा है। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ध्यान रखो बेटा, दो प्रकार के मेंबर मैंने बताए थे राज्यसभा में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये गया। राज्यसभा में दो प्रकार के मेंबर होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्टेड मेंबर और दूसरे होते हैं बेटा नॉमिनेटेड मेंबर। तो नॉमिनेटेड मेंबर बाय द प्रेसिडेंट, जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। लेकिन इलेक्शन ऑफ 238 मेंबर टू द राज्यसभा, ये हमने कहां से बोरो किया है बेटा, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगला सोर्स देखते हैं, अगला सोर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या बोरो किया है। तो पहली चीज जो हमने बोरो करी है वो है इमरजेंसी पावर टू बी इंजॉयड बाय द यूनियन। एक सेकेंड बेटा, है ना। तो पहली चीज जो हमने वहां से बोरो करी है वो है बेटा इमरजेंसी पावर टू बी इंजॉयड बाय द यूनियन। ध्यान रखो बेटा, तीन प्रकार की इमरजेंसी होती है, मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। इमरजेंसी बेटा तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। दूसरी होती है बेटा स्टेट इमरजेंसी, तीसरी होती है बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना। तो तीन प्रकार की इमरजेंसी होती हैं। कौन कौन से अनुच्छेद के में इसके बारे में लिखा हुआ है बेटा, आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 360 में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा, इसके जो प्रोविजन है, इसके अंदर की जो चीजें हैं वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो नहीं करी हैं। हमने क्या बोरो किया है कि जब आपातकालीन स्थिति हमारे देश में बन जाएगी तो हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकारों पे क्या असर आएगा, है ना। हमारे जो मौलिक अधिकार होंगे वो क्या सस्पेंड हो जाएंगे। तो ये सेकंड पॉइंट में लिखा भी है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकालीन स्थिति के दौरान पे कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे कौन से फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों पे क्या असर आएगा, वो कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है बेटा, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इसके अलावा बेटा इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, कहने का मतलब ये है, वैसे तो हमने पावर को क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, किसके बीच में, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में। और हमने कुछ पावर, इंडिपेंडेंट पावर केंद्र सरकार को भी दे रखी है और कुछ इंडिपेंडेंट पावर हमने राज्य सरकारों को भी दे रखी है। लेकिन जब आपातकालीन स्थिति बन जाएगी तो उस दौरान पे सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ जाएंगी, केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगी। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट, इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है बेटा, जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा वेमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला देख लेते हैं बेटा, अगला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। जापान के संविधान से हमने क्या बोरो किया है, तो जापान के संविधान से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, मतलब लॉ का जो प्रोसीजर होता है, एक तरह से जो कानून के द्वारा जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड हैं हमारे देश में, है ना, जो भी प्रक्रियाएं एस्टैब्लिश्ड हैं कानून के द्वारा, तो वो हमने बोरो करी है बेटा जापान से। इसके अलावा हम लोग अगला सोर्स देख लेते हैं बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्यान रखो बेटा, मेजॉरिटी ऑफ चीजें हमने कहां से बोरो करी है, मेजॉरिटी ऑफ चीजें हमने इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो करी हैं। पहली चीज क्या है बेटा, फेडरल स्कीम है। फेडरल स्कीम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्लास में मैं बता चुका हूं। फेडरल स्कीम का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, फेडरल स्कीम कहते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, फेडरल स्कीम कहते हैं। लेकिन चलो एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि आपको यह बताना है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में से पावर किसके पास ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर इन दोनों में से अगर मैं तुमसे पूछूं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली केंद्र सरकार होती है या राज्य सरकार होती है? थोड़ी देर में अभी मैं बताऊंगा, लेकिन जब तक आप मेरे को बताइए, कमेंट सेक्शन में अभी टाइप कर दीजिए कि क्या, कौन सी पावर होती है, कौन सी सरकार होती है जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तो फेडरल स्कीम हमने कहां से बोरो करा है बेटा, सेंट्रल और स्टेट के बीच के रिलेशन को हमने बोरो किया है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। अगला है बेटा इमरजेंसी प्रोविजन। ध्यान रखो अब बेटा, इमरजेंसी लगने की वजह से हमारे मौलिक अधिकारों पे क्या असर आएगा, वो हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था। और
हमारे यहाँ जो इमरजेंसी प्रोविजन लिखे हुए हैं, 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात करी गई है, वो हमने कहां से बोरो किया है बेटा? वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब होता है बेटा 2 प्रकार की होती हैं, यूपीएससी एंड एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको पता भी होगा बेटा, जो एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों के पेपर कौन कंडक्ट कराता है बेटा? यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के ही हमने आइडिया कहां से लिए हैं? इन दोनों को ही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। एक और चीज आप देख लो कि यूनियन पब्लिक और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में लिखा हुआ है इनके बारे में, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, राज्यपाल का ऑफिस होना चाहिए। राज्यपाल का किस प्रकार का फंक्शन होगा, कैसे वो अपना काम करेगा, तो राज्यपाल के बारे में भी हमने कहां से लिया है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। इसके अलावा बेटा जुडिशरी, जुडिशरी कहने का मतलब यहां पे है इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करी गई थी 1935 में, ध्यान रखना 1935 में स्टैब्लिश करी गई थी। तो हमने इसी एक्ट से क्या उठाया है? जुडिशरी का कॉन्सेप्ट उठाया है। लेकिन ध्यान रखो बेटा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमने जुडिशरी को तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में से क्या रखा है? इंडिपेंडेंट रखा है। पहली स्लाइड में हमने पढ़ा भी था, वो हमने कहां से लिया है बेटा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? न्यायालय का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? वो इस एक्ट के तहत लिया है। अगला देख लेते हैं, प्रशासनिक सेवाएं। हमारे देश में प्रशासनिक सेवाएं कैसे चलेंगी? केंद्र सरकार जो है वो अपना प्रशासन कैसे करेगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चीजें, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बारे में जो लिखा हुआ है बेटा, सिविल सर्वेंट कोई कैसे काम करेगा, है ना। तो ये सब के बारे में कहां से हमने बोरो करा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही बोरो किया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, और लास्ट सोर्स है हमारा बेटा, लास्ट इसमें लिखा नहीं हुआ, मैं अलग से आपको बता देता हूं। लास्ट सोर्स है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है? तो 2 चीजें हैं जो हमने वहां से बोरो करी हैं। सबसे पहली चीज क्या है बेटा? सबसे पहली चीज है क्वासी फेडरल नेचर। ध्यान रखो बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब क्या होता है? फेडरल स्कीम का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को। वो हमने कहां से बोरो किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो करा। लेकिन क्वासी फेडरल स्कीम हमने कहां से बोरो करी? इसका मतलब क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन तो है, और इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है? इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखो, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे पूछा भी था, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हमने कहां से बोरो करा है? हमने पावर तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन शक्तिशाली किसे बनाया है? शक्तिशाली हमने केंद्र सरकार को बनाया है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अगला देख लेते हैं, अगली चीज जो हमने वहां से बोरो करी है वो है बेटा रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर। मतलब केंद्र सरकार के पास कौन सी पावर होती है? रेसिड्यूरी पावर होती है। रेसिड्यूरी पावर क्या होती है बेटा? तो ध्यान रखो, आज तक हमारे संविधान में जो चीज अनटच्ड रह गई है या अनडिस्कस्ड रह गई है, जिसके ऊपर आज तक ऐसा टॉपिक रह गया है जिसके ऊपर कोई कानूनी नहीं है हमारे संविधान में, तो अगर जरूरत पड़ती है उस टॉपिक के ऊपर कानून बनाने की, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो वो पावर, वो कानून बना कौन सकता है? वो कानून बेटा केंद्र सरकार बना सकती है। और इसी केंद्र सरकार के कानून बनाने की पावर को, जो टॉपिक अनटच्ड या अनडिस्कस्ड रह गए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। जैसे कि 1976 में मैं आपको बताऊं तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, मैंने पहली क्लास में बताया भी था। तो 1976 तक तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? तो उनके ऊपर कानून बेटा केंद्र सरकार बनाएगी, है ना। साइबर क्राइम जैसी चीजें हमारे संविधान बनते टाइम कुछ भी नहीं थी, लेकिन साइबर क्राइम से रिलेटेड, है ना, आईटी सेक्टर से रिलेटेड हमने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डाले हैं हमारे संविधान में। तो वो भी क्या है? वो कभी ना कभी अनडिस्कस्ड या अनटच्ड रह गए थे, है ना। तो लेकिन जब वो उनके ऊपर कानून बनाया गया तो उनके ऊपर कानून कौन बना सकता था? सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती थी। तो इसे ही हम कहते हैं रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर, ठीक है ना। आई होप आपको ये टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। आज का हमारा ये पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है 22 स्लाइड में। इसकी पीडीएफ, पूरी की पूरी पीडीएफ, चलिए आपके लिए मैंने ये भी सहूलियत कर दी, पूरी की पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है
है ना। पूरी पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। बस आपका काम क्या है बेटा, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, मैं अगर आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो उम्मीद मैं भी यही करूंगा कि आप भी ध्यान से और समझते हुए इस लेक्चर को पढ़ें बेटा। नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और जो पुराने बच्चे हैं जो ऑलरेडी पॉलिटी को पढ़ चुके हैं 1.25 या फिर 1.5x की स्पीड से आप बढ़ा बढ़ाकर देखिए बेटा, बहुत बढ़िया रिवीजन होने वाला है आपके एग्जाम से पहले। ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अपनी तीसरी क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, है ना, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आपके लिए 2 लेक्चर आ चुके हैं, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तीसरा लेक्चर कल आ जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की भी वीडियोस आप देखते रहिए, हमारे चैनल पे जाके अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो भी एनडीए, सीडीएस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।